हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीआर फार्मा। आज हम स्टडी करेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स क्या है? राइबोसोम्स को राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में की थी। दे आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए। ये राइबोसोमल आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। राइबोसोम्स इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स। राइबोसोम्स सेल की सबसे छोटी ऑर्गेनल्स है। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट आरआरएनए, सेकंड एमआरएनए, थर्ड है टीआरएनए। जो आरआरएनए होता है वो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ये क्या करता है? जो ये आरआरएनए है वो क्या करता है? राइबोसोमल में जो राइबोसोम्स को सेंटर में प्रेजेंट होता है, ये राइबोसोम्स को बनाने में हेल्प करता है। जो एमआरएनए होता है वो होता है मैसेंजर आरएनए। जो मैसेंजर आरएनए होता है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है और ये मैसेज को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करता है। और जो टीआरएनए है वो ट्रांसफर आरएनए है। ये क्या करता है? जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड को कलेक्ट करता है और एमआरएनए के पास भेज देता है। और जो एमआरएनए होते हैं वो इनको क्या करते हैं? जो अमीनो एसिड आए हुए होते हैं उनको बाइंड करके प्रोटीन बनाता है। इसलिए क्या करता है? एमआरएनए प्रोटीन बनाता है। और जो टीआरएनए होता है वो क्या करता है? जो टीआरएनए होता है वो अमीनो एसिड को कलेक्ट करता है। कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। जो राइबोसोम्स होती है वो प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बनी हुई होती है। ये दीज आर मेम्ब्रेनलेस। और जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती है, ये मेम्ब्रेनलेस होते हैं, मेम्ब्रेन नहीं होती है इसकी। दे आर प्रेजेंट बोथ सेल प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। जो राइबोसोम्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, एक्सेप्ट मैमेलियन आरबीसी। जो मैमेलियन आरबीसी होती हैं उनको छोड़कर के ये सब सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम्स को सेल की प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। क्योंकि राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण होता है। स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स। राइबोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। राइबोसोम्स दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, एक 70S एक 80S। जो 70S होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, जो 80S होती हैं उनमें वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाई जाती हैं। जो 70S होती हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाई जाते हैं। जो S है 70S 80S, तो इस S का क्या मतलब है? जो ये S है, ये वाली S, तो इस S का क्या मतलब है? ये S है रिप्रेजेंट करती है सेडिमेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट को, आल्सो कॉल्ड एज सेविडबर्ग यूनिट। जो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें राइबोसोम्स ट्यूब के अंदर जाती है, उसका कन्फ्यूगेशन होता है। जिससे क्या होता है? जो राइबोसोम्स की भारी वाला पार्ट होता है वो तो नीचे बैठ जाता है, जो उसका हल्का वाला पार्ट होता है वो ऊपर की साइड आ जाता है। जैसे कि मतलब कि एक मिक्सी चलती है तो उसमें हम किसी चीज को पीसते हैं तो बहुत तेजी गति से फिरती रहती है। तो उसमें क्या होता है? जो भी कोई चीज हम उसमें पीसते हैं तो वो क्या होता है? वो एकदम महीन हो जाती है। तो उसमें क्या होता है? जो भारी वाला पार्ट होता है वो तो नीचे रह जाता है, जो हल्का हल्का पार्ट होता है वो ऊपर आ जाता है। उसी में ऐसा ही इसमें होता है। जो राइबोसोम के अंदर भारी वाले जो पार्ट होते हैं वो तो नीचे रह जाते हैं, जो हल्का वाला पार्ट हो जाता है वो ऊपर रह जाता है। इसे ही सेडिमेंटेशन कहते हैं। जो इसे हम स्वेडबर्ग यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें राइबोसोम्स की डेंसिटी और साइज, जो उसका साइज होता है उसे मेजर करते हैं। और जो 70S प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और 80S यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। इसे 70S राइबोसोम्स होती हैं। ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बनी होते हैं, एक 60 और 40। जो 60 होती है वो तो इसमें आरएनए होती है, 40% इसमें प्रोटीन होती है। और जो 70S होती है वो 2 यूनिट से मिलकर बनी होती है, तो 30S होती है 50S होती है। 30S होती है वो तो स्मॉलर सब यूनिट होती है, स्मॉलर। और जो 50S होती है वो लार्जर सब यूनिट्स होती है। अब इसको 30S और 50S को आप जोड़ के मत देखना कि 30 और 50S तो 80S हो रही हैं, सो आप जोड़ के देखें। लेकिन ये उसका राइबोसोम्स का रूल होता है, जो उसके हिसाब से ये 2 प्रकार के होते हैं, 30S और 50S। 30S वाला स्मॉलर सब यूनिट्स होता है, जो 50S वाला होता है वो लार्जर सब यूनिट होता है। जो 80S होता है जो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है वो भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसमें उसमें 40% आरएनए होती है और 60% प्रोटीन होती है।
70s में क्या होती है, 60% RNA होती है, 40% प्रोटीन होती है। इसमें क्या होता है, 40% RNA होती है, 60% प्रोटीन होती है। जो 80s राइबोसोम्स होते हैं उनके 2 सब यूनिट्स होती हैं, 30s और 50s। जो 30s राइबोसोम्स होते हैं वो स्मॉलर सब यूनिट्स होते हैं, जो 50s राइबोसोम्स होते हैं वो लार्जर सब यूनिट्स होते हैं। इनका जो साइज होता है वो 50 एंगस्ट्रॉम से लेकर 230 एंगस्ट्रॉम तक होता है। जो इसका साइज होता है ये वाला, ये होता है 150 से कितना होता है, 230 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे लार्जर सब यूनिट्स बोला जाता है। उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है वो स्मॉलेस्ट सब यूनिट्स बोला जाता है। राइबोसोम्स राइबोन्यूक्लिक प्रोटीन होते हैं जो कि mRNA, rRNA और tRNA से मिलकर बने होते हैं। जो rRNA होते हैं वो राइबोसोमल RNA होते हैं। जो mRNA होते हैं वो मैसेंजर RNA होते हैं। जो tRNA होते हैं वो ट्रांसफर RNA होते हैं। जो mRNA होते हैं वो मैसेंजर भेजने के लिए उपयुक्त होते हैं और जो डिकोडिंग का कार्य करते हैं। और वो क्या करते हैं, जो मैसेंजर RNA होते हैं वो क्या करते हैं, अमीनो एसिड को जोड़ने का कार्य करते हैं, मतलब कि कलेक्ट करते हैं। और मैसेंजर RNA उन सभी को मतलब कलेक्ट करके, अमीनो एसिड को कलेक्ट करके क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम्स के जो फंक्शंस होते हैं वो प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने में हेल्प करता है, डिकोडिंग द मैसेज और मैसेज को भेजने में मदद करता है। जो mRNA होता है वो मैसेज को भेजने में मदद करता है एंड द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड 1। और जो ट्रांसफर RNA होता है वो क्या करता है, अमीनो एसिड को कलेक्ट करता है, तो उससे क्या होता है, पेप्टाइड 1 का निर्माण करता है। हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया प्रोसेस होती है, जो पेड़ों में ऑक्सीजन का जो निर्माण होता है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, उसमें हेल्प करता है। राइबोसोम्स रिसीव द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम द DNA इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर RNA। जो राइबोसोम्स होते हैं वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं DNA से, जो कि कौन करता है, मैसेंजर RNA करता है। और एक बात और, जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो फ्रीली घूमते रहते हैं, मतलब कि जो ये वो होता है राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं उनसे जो राइबोसोम्स होते हैं उनमें ये फ्रीली रूप में होते हैं। कैसे रूप में होते हैं, फ्रीली रूप में। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो स्टिकी होते हैं, मतलब कि ऐसे चिपके हुए होते हैं। स्टिकी राइबोसोम्स होते हैं जो यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं, वो स्टिकी राइबोसोम्स होते हैं। और जो उसमें पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो फ्रीली रूप में पाए जाते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी, 1831 में। न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड बॉडी। न्यूक्लियस में डबल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। कंट्रोल ऑल सेलुलर मेटाबॉलिज्म, ये सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को शो करता है। इनक्लोज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ दिस सेल, जो बॉडी में जो सेल्स में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है सेल की वो शो करता है। इट इज आल्सो नोन एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, और इसे सेल का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। क्यों, क्योंकि यह सेल के सेंटर में प्रेजेंट होती है और सेल को कंट्रोल करने का कार्य करती है। The genetics material includes the long linear DNA molecules which intertwine around the hug variety of proteins known as histone 4, forming the chromosomes. ये अनुवांशिक पदार्थ के रूप में लंबे रेखीय DNA अणु होते हैं। ये जो DNA अणु गुणसूत्र का निर्माण करने के लिए बहुत अधिक प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होते हैं। ये जो गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, और इनको गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमोसोम से, इनको जीन भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या एनवेलप होता है, एनवेलप को मेम्ब्रेन बोला जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप बोला जाता है। इसमें 2 कवरिंग होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। जो इसके बीच का स्पेस होता है, ये वाला जो इसका बीच का स्पेस होता है, स्पेस है, इसे बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं इसे। ये 10 से
10 से 50 सेंटीमीटर का होता है। कितने का होता है? 10 से 50 सेंटीमीटर का होता है। ये आउटर मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इस पर राइबोसोम्स अटैच होते हैं। जो राइबोसोम्स अटैच होते हैं। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसे बोलते हैं? जो उसकी बाहर की मेम्ब्रेन होती है, जैसे सेल के ऊपर जो सेल मेम्ब्रेन होती थी उसकी, इसी प्रकार जो न्यूक्लियर के ऊपर जो उसकी मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं? जो मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं डबल मेम्ब्रेन होती है। इस पर से ही बोला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। इसका नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो है न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा होता था जिसे साइटोप्लाज्म बोला जाता है, उसी प्रकार जो न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा रहता है, उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलता है? न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है उसे। इसमें कई प्रकार के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। वो एंजाइम जो प्रेजेंट होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं उसे शो करते हैं। थर्ड है क्रोमेटिन मटेरियल। जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, जो इसके अंदर जो स्ट्रक्चर, जो धागेनुमा जो पदार्थ दिख रहे हैं, जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जो धागेनुमा, उसे क्रोमेटिन मटेरियल बोला जाता है। जो कि एक जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है। इसमें जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं। जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं इसमें जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होते हैं वो डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और इनसे जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है, उससे उसको मिलाकर के क्रोमोसोम्स का निर्माण होता है। सभी क्रोमेटिन को मिलाकर जब एक से मतलब कि बहुत सारे क्रोमेटिन आपस में मिल जाते हैं, एकदम उलझा हुआ गुच्छा सा हो जाता है उनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, तो वो क्रोमोसोम्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियोलस होता है वो लार्जेस्ट होता है, सबसे लार्जेस्ट होता है, जो मेम्ब्रेन लेस होता है, जो इसमें इसकी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। इसका जो गोला सा दिख रहा है, दूसरा कलर ले लेते हैं, इसका जो गोला सा दिख रहा है ये वाला, इसी को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। इसकी जो मेम्ब्रेन लेस होता है, इसमें एक मेम्ब्रेन नहीं होती है, इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म फाउंड होता है। ये क्या करता है? इसमें जो राइबोसोम्स होता है उसका मैन्युफैक्चर इसी में होता है। राइबोसोम्स का मैन्युफैक्चर किसमें होता है? इसमें होता है। और ये इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है? पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जिसमें कि राइबोसोम्स का निर्माण होता है। फिर है क्रोमोसोम्स जो कि उन्हें क्या कहते हैं? गुणसूत्र। यह क्रोमेटिन से मिलकर बना होता है। मैंने अभी बताया जो क्रोमेटिन जब एक से ज्यादा जब बहुत सारे मिल जाते हैं, जब गुच्छा सा बन जाता है, तो उसे ही बोला जाता है क्रोमोसोम, जो कि क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। और ये क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन शो कर देते हैं एक जनरेशन से लेकर दूसरी जनरेशन में। इसमें एन लगा लेना। ये एक पीढ़ी से लेकर दूसरी पीढ़ी में क्या करते हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन शो करते हैं। मतलब कि जो पेरेंट सेल्स होती हैं, पेरेंट्स के किसी के पेरेंट्स होते हैं, उनके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके बच्चे में आते हैं। वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन क्रिएट किससे होते हैं? जेनेटिक्स के कारण, जीन्स के कारण। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? नंबर फर्स्ट है सेलुलर मेटाबॉलिज्म। जो सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो होती है वो कौन कराता है? न्यूक्लियस शो कराता है, जो कंट्रोल हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, डीएनए रेप्लिकेशन ड्यूरिंग सेल साइकिल्स। जो पेरेंट सेल होती हैं, उससे डॉटर सेल में इंफॉर्मेशन भेज जाती है, जो कि इंफॉर्मेशन डीएनए की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। जब सेल डिवाइड होती हैं तो डीएनए क्या होता है? रिप्लिकेट होता है। डीएनए रिप्लिकेट हो जाता है, देन प्रेजेंट सेल्स जो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में हो जाती हैं। जैसे सेल का मतलब कि सेल्स का डिवीजन होता है, जो मदर सेल्स होती हैं वो दो डॉटर सेल्स में डिवीजन हो जाती हैं। उसी प्रकार प्रो किसके रूप में होती है? डीएनए तब वहाँ क्या होता है? डीएनए रिप्लिकेट होता है, जो सेल साइकिल होती है उसके समय होता है। डायरेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस। न्यूक्लियस क्या करता है? डायरेक्ट प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। कंट्रोल सेंटर, इसे डीएनए न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस को कंट्रोल सेंटर क्यों कहा जाता है?
क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है और जो सेल की सभी एक्टिविटी होती है उनमें यह हेल्प करता है, सभी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे कंट्रोल सेंटर कहा जाता है न्यूक्लियस को। सो दोस्तों थैंक यू, और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। थैंक यू गाइस।